हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का पेपर है 2015 का। पेपर सेकंड है, उसमें मैथ्स का जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले का वीडियोस मैंने बनाया है, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और इस वाले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हुए हैं मैथ्स सेक्शन के, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा साइंस की मैं वीडियोज़ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। उसके दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कवर करूँगा। जाकर के आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सीटेट साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हो। और जो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सीटेट ज्योग्राफी अभी स्टार्ट है और उसकी क्लासेस रेगुलरली वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। उसकी क्लास 6 के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। पेपर आपका है सीटेट 2015 का, ठीक है, जूनियर का पेपर है। आप मैथ्स के जाके देख सकते हैं मैथ्स सेक्शन में। तो कल मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुका था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपकी दिख जाएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन ये है कि 6/7, 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है, कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी भिन्न हमें पता करनी पड़ेगी, फिर सबसे छोटी भिन्न पता करनी पड़ेगी, उसका अंतर हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न पता करने का तरीका क्या है। अब देखो यहाँ पे 6 और 7 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 9 और 10 में भी कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 7 और 8 में भी कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। सभी में देखो 1 का अंतर आ रहा है। अब सब में जब 1 का अंतर आ रहा है तो ध्यान रखना, जब अंतर समान आए तो जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर होता है, अंश में जो सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी यहाँ पे 9/10 भिन्न जो होगी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। कब? जब अंतर समान हो। यहाँ दोनों देखो, इन सभी में अंतर 1 का आ रहा है। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया 1। तो इस केस में जब अंतर समान आए तो सबसे बड़ा जो अंश होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी भिन्न जिसका सबसे छोटा अंश होगा 6, तो 6/7 सबसे छोटी होगी। इसका अंतर निकाल लो। अंतर इसका आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा 70, ये 70 एलसीएम आ गया, 9 7 63 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 3/70 और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में अंतर पूछा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, s = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस ऐसे 49 - 45, 49 - 50। s का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। जो s निकल के आएगी, जितनी s की वैल्यू आएगी उसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू पता कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर आप 2-2 के पेयर बनाओगे, 2-2 के पेयर बनाओगे, तो आप ये देखोगे कि ये 2 हमें कितना दे रहा है। इस 2 से हमें मिलेगा -1, इस 2 से भी कितना मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। इस 2 से भी हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। सबसे हमें कितना मिल रहा है, देखो सभी से हमें -1 मिल रहा है। यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। सभी से हमें कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो -1 कितनी बार आएगा, क्योंकि हाँ नंबर हमारे 50 तक है और हम 2 नंबर को यूज करके 1 लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे -1 लेके आ रहे हैं। तो हमारे जो टोटल नंबर बनेंगे वो 25 बनेंगे। तो इसका सभी का जोड़ आ जाएगा -25, सॉरी। अब यहाँ पर देखो कि जो -25 है, -25 का योज्य प्रतिलोम पूछा है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें से घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बताओ इसमें क्या हम जोड़ें या घटाएं कि 0 आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 25 को जोड़ दोगे, ठीक है, 25 को जोड़ दोगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। और या फिर मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जो भी चिन्ह हो उसका उल्टा कर दो। यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 25 आपका आंसर हो जाएगा।
तो -25 का योग मतलब होगा वो प्लस का 25 होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 का योग मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे -4, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो। मैं कहूँ 3 का योग मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर -3। मैं कहूँ -5 का योग मतलब क्या होगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो आप यहाँ पे लगा दोगे प्लस। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होगे। तो 25 इसका प्लस का 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, इसमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 3 की पावर 129 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 22। b की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 128 इंटू 5 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 24। c की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 23। और d की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 24। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि a, b, c व d का HCF मतलब मासा कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू दे रखी है और ABCD का पूछ रहा है कि HCF कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया है पेपर में। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इन चारों नंबरों में आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि इन सभी में कॉमन क्या है। तो आप देखो इन सभी में देखो 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर सभी में दे रखी है। 3 पावर 5 पावर 7 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर सभी में दे रखी है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो मैक्सिमम क्या कॉमन है सभी में। यहां पे देखो सबसे पहले 3 की पावर कितनी है, 129 है। तो यहां कितनी मिलेगी आपको, 128 मिलेगी। यहां कितनी मिलेगी आपको, 127 मिलेगी। यहां कितनी मिलेगी, 127 मिलेगी। तो इन सभी में जो हाईएस्ट कॉमन होगा 3 की पावर में, वो कितना होगा, 3 की पावर 127। तो 3 की पावर 127 यहाँ पे आप लिख दोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो कॉमन हमारा यही रहेगा। क्योंकि देखो 129 है, 129 ये तो बन नहीं सकता है, ठीक है, ना ही ये बन सकता है। तो 127 सब में मिलेगा आपको कॉमन। ठीक है, अब देखो जो भी इसमें कम होगा ना, कम वाला कॉमन मिलेगा। 5 में कम कौन सा है, 5 में कम है 128, तो 5 की पावर 128 इंटू 7 में सबसे कम पावर किसकी है, 7 में सबसे कम पावर है 7 की, वो सॉरी 22, तो 7 की पावर 22। जो भी कम पावर हो चारों नंबर में, जिसकी कम पावर है वही आप लिख दोगे एक एक करके। 3 लिख दिया आपने, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया सभी में। ठीक है, तो यही आपका हो गया HCF। सॉरी, यहाँ पर जो सवाल में 24 नहीं है, यहाँ पर 21 है। तो जब यहाँ पर 21 होगा तो यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये सवाल लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पर 21 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है करनी में 3, अंदर है -2300 इंटू 5290। ये है आपका सवाल। ठीक है, इस सवाल को आपको हल करना है। तो अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये जब दोनों में 3 होता है तो हम इन दोनों को अंदर ले लेंगे, -2300 इंटू 5290। ठीक है, अंदर ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ब्रेक। इसको -23 इंटू 100 में ब्रेक कर लिया, इसको हमने 529 इंटू 10 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसको हम और ब्रेक कर लेंगे, तो -23, इसको जब ब्रेक करोगे 23 इंटू 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 इंटू 23 हो जाएगा। 100 को करोगे तो 10 इंटू 10 और एक 10 ये रहा। ठीक है, तो आपका यहाँ से अगर इसका निकालो, क्यूब निकालोगे, यहाँ से क्यूब निकालोगे तो एक से मिलेगा 23 और एक से मिलेगा 10। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 230 आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि एक जो आएगा ना वो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्यूब निकालना है। तो क्यूब हमेशा अगर अंदर माइनस है तो क्यूब भी हमेशा इसका किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो माइनस का 230 होगा। इतनी बात आप समझ लेना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 0। तो पूछ रहा है कि 2 की पावर a की पावर bc अपॉन 5 की पावर b की पावर ac, इसका मान क्या होगा।
सवाल दे रखा है a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 0। तो 2 की पावर a की पावर bc, 5 की पावर b की पावर ac, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, निकालते हैं। 2 की पावर a कितना है? 2 है, की पावर bc 3 इंटू 0 0 हो जाएगी, अपॉन 5 की पावर b 5 की पावर 3 की पावर ac 2 इंटू 0 0 हो जाएगी। तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 1, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। तो देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो ये है, सवाल है 4 प्लस 44/10 प्लस 404/100 प्लस 444/1000 प्लस 4/10,000। ये आपका सवाल है और इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यहां पर देखो 4 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 4/10, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही आपका 100 चौक 400, हाँ 4/10 इसको भी लिख सकते 100 चौक 400, 400 और 4 704। ठीक है, 4 सही 4/100 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे रहने दो 444/1000 और इसको 4/10,000 रहने दो। ठीक है, अब आप देखो 4, इससे आप इसको 4 यहां से अलग कर लोगे, इसको लिख सकते हो आप 4 प्लस 4/10, इसको आप ही लिख सकते हो। इसको भी आप 4 प्लस 4/100 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप 444/1000 है, इसको ऐसे रहने दो 4/10,000 ऐसे रहने दो। अब आप देखो यहां से 4 यहां से 4 यहां से 4, इन तीनों को जोड़ लोगे तो आपको 12 मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके अंदर कितने जाएंगे? देखो 4/10 गया, 4/100 गया, 444/1000 अंदर जाएगा, प्लस 4/10,000 अंदर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 12 ये लगा गया। अब देखो इसको आप पॉइंटों में कर सकते हो। 12 प्लस ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.444 और ये आ जाएगा 0.0000 और ये आपका 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को आप ऐड कर दोगे। तो मैं ऊपर ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो 12 तो आगे रहेगा ही। ठीक है, पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे 4 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 ये रहा, 4 ये रहा, 8 रहेगा यहाँ पे, 12.8 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाओ, 0, यहाँ 4 रहेगा यहाँ पे। थर्ड वाले पे आ जाओ, 4 यहाँ पे 4 रहेगा और फोर्थ वाले में भी 4 रहेगा। तो आपका आंसर जो आएगा फाइनली 12.844 आएगा। ठीक है, 12.844, तो 12.88 है, सॉरी यहाँ पे 4 आपका 448 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 448, यहाँ पे 8 आएगा, 12.8844। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ ऐड करने में, 12.8844 ये आंसर आपका आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है 9y8071 अगर 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो आपसे पूछ रहा है कि y का न्यूनतम मान क्या होगा। y का न्यूनतम मान क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो ये y यहाँ पर दिया हुआ है, उसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको मैंने एक संख्या वाला वीडियो बनाया है और उस संख्या वाले वीडियो में मैंने संख्याओं से विभाजित होने के कुछ नियम बताए हैं। उन नियमों को आप देख लीजिएगा एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो 11 से कटने का नियम क्या होता है। 11 से कटने का नियम होता है कि यदि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, अगर अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर
कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से पूरी पूरी कटती हो तो वह संख्या 11 से कटेगी। जैसे अब यहाँ पे देखो सम स्थान कौन कौन से होंगे, जो दूसरे स्थान पे होगा और जो चौथे स्थान पे होगा और जो छठे स्थान पे होगा, तो ये सम स्थान हो गए। तो 9 प्लस 8 प्लस 7 सम स्थान पे स्थित अंकों का योग, और ये आपके हो गए विषम स्थान, 1 फिर 0 फिर y। तो यहाँ पे y प्लस 0 प्लस 1, इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो या तो 11 से कटने वाला हो या 0 आए। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 8 17 और 7 24, यहाँ हो जाएगा y प्लस 1। अब देखो, अब हमें 24 में से y प्लस 1 घटाना है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद 24 में से घटाएंगे। तो बताओ 24 में से हमें क्या घटाएं कि ऐसी संख्या मिल जाए आपको जिससे कि वो पूरा पूरा 11 से कट जाए। कौन सी संख्या हो सकती है बताओ वो? तो आपको पता है कि सर 24 में से अगर 2 घटाएंगे हम तो संख्या आपको मिलेगी 22, और वो 22 11 से पूरी पूरी कट जाती है। तो 2 हमें कम मिलेगा, इसको हमें 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। y की वैल्यू 1 रखोगे तो 24 माइनस ये हो जाएगा 2, आ जाएगा 22, और 22 आपका 11 से कट जाता है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आपने यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी y बराबर 1, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 14.96 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये पूछ रहा है इसको मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका मानक रूप पूछ रहा है। तो मानक रूप के लिए सबसे पहले आप देखो, अगर आप किसी भी इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ध्यान रखना जब पावर सेम होती है तभी हम उसको जोड़ सकते हैं और तभी हम घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 10 है तो इसको 10 की पावर 8 बनाएंगे। 10 की पावर 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो 2 जीरो होंगे यानी 100 से इसमें गुणा कर देंगे और ये रह जाएगा 10 की पावर 8, क्योंकि हमने 2 जीरो यहाँ पर रख दिए, माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों गुणा करोगे तो आ जाएगा 1496 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 1496 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इनको घटा दो आपस में, तो जब घटाओगे तो इधर तो बचेगा आपका 6 और इधर बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, 9 4, ये आ जाएगा आपका इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये आपका साथ में रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें मानक रूप में जब व्यक्त करना होता है तो मानक रूप का मतलब ये होता है कि आप जो हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे। तो यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4 अंकों के बाद है, लेकिन आपको एक अंक के बाद लगाना है। तो आप कितने पीछे आ रहे हो, 1 2 3 1 2 3 3 पीछे आ रहे हो, 1.49216 लिख दो उसको ऐसे ही, इनटू आप 3 पीछे गए हो, मतलब आप 3 जीरो ऐड करोगे किसमें, 8 में, तो कितना हो जाएगा 1.49216 इंटू 10 टू द पावर 11, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आंकड़े दिए हुए हैं आपको 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3, ये आपको यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। तो इन आंकड़ों में आपको क्या बताना है, आपको इन आंकड़ों में बताना है माध्य, बहुलक और माध्यक का इसका योग है। माध्य निकालना है आपको इसमें एक, तो दूसरा बहुलक निकालना है और तीसरा इसमें माध्यक निकालना है, और निकालने के बाद में उन सभी को ऐड करना है। ये काम आपको करना है, जब ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितने भी नंबर है उनको ऐड कर डालो। 6 3 9 9 18 18 5 23 24 तो 26 3 29 6 35 5 40 और 4 44। ठीक है, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो 11 से काट दोगे आपका माध्य आ जाएगा 4। पहला हो गया क्लियर। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जो बार बार रिपीट हो, जो सबसे आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया हो।
तो सबसे ज्यादा बार देखो इसमें क्या आया, 6 कितनी बार आया, 6 आपका 2 बार आया है, 3 यहाँ पे, 3 1 2 3, यानी 3 बार आया, 3 ही सबसे ज्यादा बार आया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसमें जो है 3 सबसे ज्यादा बार आया, तो बहुलक भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तीसरे पे आ जाओ, माध्यक। माध्यक मतलब माध्यिका आपको निकालनी है, मीडियन निकालना है आपको। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करोगे, जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उनको या तो आरोही क्रम में लगा लोगे या अवरोही क्रम में लगा लोगे। तो चुपचाप से आप क्या करोगे, यहाँ पे इनको लगा लोगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लगाओगे तो एक कितनी बार आया है, 2 बार, 1, 2 कितनी बार आया है, 2 आपका 1 बार आया है, ठीक है। 3 आया 3 बार, 4 आपका आया नहीं है, 5 आया 2 बार, 6 आपका 2 बार, 7 आया नहीं है, 8 आया नहीं है, 9 आया है। देखते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 थे हमारे पास, 11 हो गए पूरे। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि ये जो है सम है या विषम है। गिनने पर ये सम आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि गिनने पर आ रहे हैं 11, ठीक है, 11 गिनने पर आ रहे हैं। तो 11 जो होती है एक विषम संख्या होती है। अगर विषम संख्या आए, आंकड़े हमारे विषम में हो, तो माध्यिका निकालने का सूत्र जो होता है वो n+1/2 वहां पद होता है। अब आप n की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 में 1 जोड़ोगे 12 होगा, 12 को 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 6वां पद। और 6वां जो पद है यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6वां पद, 3। तो यहाँ पे जो माध्यिका आपकी हो गई वो 3 हो गई। लेकिन अभी हमारा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि इन तीनों का योग कितना होगा। माध्य है 4, बहुलक है 3, माध्यिका आ गई 3, तो 4 3 7 और 3 10, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीटेट इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल दे रहा है कि विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से लेके 15 तक पर्ची बनाई गई। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर्ची बनाई गई। 4 से लेके 15 तक की संख्या लिखी हुई है पर्चियों पर। उन पर्चियों को एक बक्से में डाल दिया गया और मिला दिया गया। मिलाने के बाद में रेनू नाम की लड़की है, उससे कहा गया कि तू एक पर्ची निकाल। और उस पर्ची जब उसने निकाली तो ये पूछ रहा है आपसे कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। उस पर्ची पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता जब पूछ रहा है तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखो 5 जो होती है, हाँ, संख्याओं के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने सब बताया है आपको। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और आपकी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सब मैंने उसमें बता दी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लेना। फिलहाल अभाज्य संख्या पता करने का तरीका क्या होता है कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे, ठीक है, जो एक के अलावा खुद से कटे। मतलब एक से तो सभी कट जाती हैं, जो खुद से कटे, केवल सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो 5 क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है, 7 अभाज्य संख्या हो गई, 11 अभाज्य संख्या हो गई, 13 अभाज्य संख्या हो गई। इसके अलावा देखो कोई और अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कितनी अभाज्य संख्याएं मिली, 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्याएं मिली। कितनी संख्याओं में से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याओं में टोटल जो है हमारे पास 12 संख्याएं। 12 संख्या में से 4 अभाज्य संख्याएं मिली। तो बस 4/12 क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी। यहां से निकाल लोगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या होने की प्रायिकता देखो, यहाँ पे सम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सब संख्याएं हैं। तो 6 अपॉन टोटल संख्या कितनी है, 12, तो 6/12 यानी 1/2। 1/2 जो आपकी क्या हो जाती, प्रायिकता हो जाती सम संख्या आने की। इसी तरीके से आप विषम संख्या आने की भी प्रायिकता निकाल सकते हो। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के बाद 4818, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4818 हो जाती है। और 6 वर्ष के बाद हो जाती है यही धनराशि 7227, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 3 वर्ष में कोई धनराशि 4818 हो जाती है और 6 वर्ष में 7227 हो जाती है। तो वो धनराशि क्या है, मतलब मूलधन पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला है हमारा A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, आप पहले से पढ़ते हुए आ ही रहे हो। तो यहाँ पर देखो, पहला तो ये हम 3 वर्ष लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे। 4818 बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। दूसरी हम बनाएंगे 6 वर्ष लेकर के क्वेश्चन। क्योंकि 3 वर्ष में हो रही है 4818 और 6 वर्ष में हो रही है 7227। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ये सेकंड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे देखो P से P जो होगा हमारा कट जाएगा। P से जब P कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 7227 अपॉन 4818 आएगा। ठीक है, 4818। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो ये किससे कट रहा है। ये देखो आपका 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 से काट दो इन दोनों को। 3 से जब काटोगे इन दोनों को तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 27, ये आ गया आपका। तो अब देखिए किससे कटेगा ये। अब ये आपका कटेगा, अगर यहाँ पर देखो 3 से तो दोनों कट नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कट रहे होते हैं तो आप एक काम कर लिया करो, सीधे सीधे आप इसको भाग दे दिया करो। आप देखो यहाँ पर अगर भाग दोगे 803 से तो ये जाएगा 2 बार। ठीक है, और ये जाएगा आपका 3 बार। ठीक, तो 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 बटे 2। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 बटे 2। आपसे ये पूछ रहा है कि उसका मूलधन कितना होगा। तो ये वाली वैल्यू उठा करके, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, अगर ये वैल्यू उठा करके हम इस वाले इक्वेशन पुट कर दें, कौन सी वाली इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी यह है 4818 इक्वल्स टू P1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसी पुट कर दे रहे हैं। तो 4818 इक्वल्स टू P, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 आई है, तो 3/2 यहाँ रख दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ऊपर। तो P की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपकी आ जाएगी 4818 इंटू 2/3। कैंसिल कर दो उसको, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0, 3 छक 18। तो ये आ जाएगा आपका 2 छक 12, 32 12। ठीक है, तो 3212 रुपये इसका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 18 शीट हैं कागज की, उनका भार दे रखा है आपको 50 ग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उसी कागज की कितनी शीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। तो हम यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितनी शीटों का भार जो है 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। तो 3 सही 3/4 किलोग्राम को हम बदल लेंगे ग्राम में। तो 4 3 12 और 3 15/4 गुणा किलोग्राम को जब ग्राम बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे। 1000 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 250 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो गुणा करोगे तो 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, इतना ग्राम। तो ये कह रहा है कि 50 ग्राम में कितनी सीटें आती हैं, 18 सीट आती हैं। तो 3750 ग्राम में कितनी सीटें आएंगी भाई, 50 ग्राम में कितनी सीट आती हैं कागज की, 18 सीट आती हैं। तो आपसे पूछेगा कि 3750 ग्राम में कितनी सीट आएंगी। तो इसको निकालने के लिए पहले आप निकाल लो कि 1 ग्राम में कितनी सीट आएंगी। तो 1 ग्राम में सीट आएंगी आपके 18/50, 18/50। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखो आपको निकालना कितने में, 3750 ग्राम में कितनी सीटें आएंगी। तो 18/50 गुणा 3750, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 पंजे 90 का 0, यहाँ से लगेगा 9, 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 सत्ते होते हैं आपके 126। ठीक है, 126 और आपका 9, 126 और 9 आपके हो जाएंगे 135। ठीक है, 1350 सीट आपकी आएंगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि यदि 3x - 2 अपॉन 3 प्लस 2x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x + 7 अपॉन 6, तो पूछ रहा है कि 5x - 2 अपॉन 4 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के सवालों में क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उठा करके इस वाले में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले लो आप 6, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, तो 3 2 जार 6, 2 बचा 2, 3 जार 6 माइनस 2 2 जार 4 प्लस यहाँ पे करोगे तो 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9 इक्वल्स टू यहाँ पे भी 6 एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो 6x + 7 बचेगा। ये 6 है, ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 6x 12x, 9 में से 4 गए 5 इक्वल्स टू 6x + 7। इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 6x, इसको इधर लेके जाओगे 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/6 मतलब 1/3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे, 5 × 1/3 - 2/4, तो यहाँ से कितना आएगा 5 - 2/3 × 4/1 होगा ये, और यहाँ से 3 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 5 - 3 2 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे, और ये -1/3 × 1/4, तो इसका आंसर जो आएगा फाइनली -1/12 आएगा, ठीक है, -1/12 इसका आंसर आएगा। आगे सवाल पे बढ़ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट है, बी ऑप्शन आपका इसका राइट है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी है, बराबर है, इसके बराबर यहां पर है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y इक्वल्स टू ax + by -4। तो पूछ रहा है कि a² + b² की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ये सवाल है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, ये a है, बाकी ये तो y है ही, ठीक है, ये ax है, y y y y बाकी सब, ठीक है। तो सवाल ये है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y बराबर ax + by ब्रैकेट में ax + by - 4। तो पूछ रहा है a² + b² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दी रखी है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपसे पूछ रहा है a² + b² की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो एक a और b के टर्म में क्वेश्चन इधर दे रखी है, और यहाँ पे है x y के पदों में, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपका क्या बनेगा, देखो 4x², ठीक है, + 9y² + 12xy - 8x - 12y, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो, ax a² x² प्लस ax की by से करोगे तो a b x y माइनस इसकी इससे करोगे तो 4ax प्लस by की ax से करोगे तो a b x y, और इधर मैं अगर दिख रहा हो तो एक बार और लिख देता हूँ, by की by से करोगे तो b² y², और इसके अलावा आप इधर इसकी इससे करोगे तो माइनस के 4by, इतना आपका आ गया, ठीक है, इतना ये आपका आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है हमें। यहां पे कंपैरिजन हम क्या करेंगे, यहां पे देखो x²
और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4। और देखो यहाँ पे 9y स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 + 4 यानी 13 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है 5x + 2 और 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x² व x के गुणांकों का योग कितना होगा। इसके गुणनफल में x² व x के गुणांकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5x की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 जार कितना हो गया, 5 2 जार हुआ 10x³ माइनस 15x² प्लस 25x प्लस 4x²। इसकी इससे कर ली, इसकी इससे करेंगे -6x प्लस 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें x² के गुणांक कौन कौन से हैं। x², अभी देखो अभी थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। 10x³ माइनस 15x² ये रहा, 4x² ये रहा, तो ये हो जाएगा 15 में से 4 गए, ये माइनस का ये प्लस का है, तो बचेगा आपका माइनस का 11x²। ठीक है। 25x में से 6x गए, आपका बचेगा 19x प्लस 10। अब आप देख लो x² और x के गुणांक कितने हैं। x² का जो गुणांक है वो है -11। ठीक है। और x का जो गुणांक है वो है 19 और इनका योग जोड़ोगे जब, तो 19 में से जब 11 जाएंगे तो आपका आएगा 8। ठीक है। तो 8 आपका इसका आंसर हो जाए। तो ये था आपके सीटेट सितंबर 2015 का पूरा पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं। और कल मैं अगला वीडियो में जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आगे का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, हो सकता है कि मैं लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर आपका आया 2019 में, मैं उसको उठा करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप जूनियर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैथ्स के वीडियोस तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं साइंस की मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ। साइंस की क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी की वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है। अगर आपका एग्जाम 5 जुलाई को होता है तब तो शायद साइंस मेरी पूरी नहीं हो पाए, लेकिन अगर 5 जुलाई को पेपर नहीं हुआ, पेपर आगे बढ़ा, तो मैं आपकी साइंस पूरी करा दूंगा। फिलहाल मैथ्स तो आपकी चली रही है, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर है उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊं। ठीक है। टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, बस अगर ये एग्जाम 5 को होता है तब तो आप कुछ मत उठाना, सीधे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। अगर 5 से आगे बढ़ता है फिर मैं टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।